आज मैं क्लास 9 सीबीएसई इंग्लिश मोमेंट्स बुक से इन द किंगडम ऑफ फूल्स कहानी लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं कन्नड़ कथाकार लोक कथाकार A.K. रामानुजास, जो कि अपनी कहानी के संग्रह फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया में से एक कहानी है, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का जो शीर्षक है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि बेवकूफ़ों के राज्य में। ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कोशिश करूंगी कि आपको उसी मज़ेदार तरीके से पूरी की पूरी कहानी को बताऊं जिससे आपको समझ में आए, बहुत ही संक्षेप में। तो सबसे पहले इस कहानी में बताया है कि जो राजा है वो और मंत्री है वो दोनों ही बेवकूफ़ हैं, और उन्होंने कुछ अलग करने की सोच में क्या किया कि रात को दिन और दिन को रात की तरह जीने का सोचा, और अपनी प्रजा को बोला कि अगर आप ये हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो आपको मृत्यु दंड दे दी जाएगी। तो मृत्यु दंड के डर से सब लोग राजा की बात को मानते थे। रात को वो काम करते थे और दिन को सोते थे। एक दिन एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ शहर में आए और उनको ये शहर बहुत अच्छी लगी, लेकिन देखा कि कोई भी दिन के टाइम बाहर नहीं है, चूहे भी नहीं है, कोई भी गाय वगैरह कोई भी बाहर नहीं है। और तब वो दोनों जो स्ट्रेंजर थे वो पूरे दिन इधर उधर घूमते रहे। शाम को अचानक से पूरा माहौल बदल गया। सब लोग जैसे हम लोग सुबह उठते वैसे वो रात को उठ के अपना काम वाम करने लगे। दुकानें वगैरह खुल गई। दोनों को भूख लगी थी। वो राशन की दुकान में गए, वहाँ खरीदने गए तो पाया कि हर चीज, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो या ज़्यादा कीमती हो, सबका दाम एक ही है और वो एक ही रुपीस में मिलेगा। तो ये जान के उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब वो खाना वाना खा लिए तब उन्होंने सोचा कि ये तो बेवकूफ़ों का जगह है। दिन को रात और रात को दिन समझ कर रहते हैं, और फिर चीज़ें भी जो हैं वो एक ही बराबर है, सबका दाम 1 रुपये है। तो ये सही नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक है। बेवकूफ़ों के शहर में रहना, तो यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। लेकिन जो उसका शिष्य था वो थोड़ा लालची था, और उसको बहुत अच्छा लगा कि कम दामों में हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा, इसलिए वो यहीं रहना चाहता था। गुरुजी समझदार थे, उन्होंने बताना चाहा लेकिन वो नहीं समझा। तो फिर जो गुरुजी हैं वो वहाँ से चले गए और शिष्य वहीं रह गया और मनपसंद खाना जैसे कि बनाना, घी, राइस, वीट, ये सब खा खा के सांड की तरह मोटा हो गया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक चोर दिन के समय में एक बहुत ही अमीर जो व्यापारी है उसके घर में घुसा चोरी करने के लिए, और दीवार को छेद कर दिया। और सामान चोरी करके जब वापस जा रहा था तो वो जो दीवार कमज़ोर होने के कारण उसके सर पर गिर गया और वो मर गया। तो ये जो चोर का बड़ा भाई था वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि देखिए, वो अपना एशियन ट्रेड कर रहा था, यानी कि वो अपना पुराना व्यापार कर रहा था। वो चोर का ही था लेकिन उसने चोरी का नाम नहीं लिया। और तो जब उसके घर से निकल रहा था तो जो दीवार कमज़ोर थी उसकी वजह से मेरा भाई मर गया वहाँ पे। तो ये जो गलत काम हुआ है और इसके लिए आप उसको सजा दीजिए और फैमिली जो है उसको न्याय दीजिए। तो राजा कहते हैं हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ है, जल्दी से जाके उस जिस घर का जो दीवार गिरा है उसके मालिक को बुला कर लेके आओ। तो वो मालिक जो था, मर्चेंट था, व्यापारी, वो आया। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसे दीवार क्यों थी, इतनी कमज़ोर क्यों बनी हुई थी? तो उसने कहा कि वो तो मेरे पिताजी के टाइम का बना हुआ है और दीवार तो मैंने नहीं बनाई। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर जिसने दीवार बनाई है उसको बुला के लेके आओ। तो कहते हैं दीवार जिसने बनाई है वो मेरे घर के पास ही रहते हैं अभी, तो वो बूढ़े हो गए हैं। तो वो उनको लेकर आते हैं तो वो बताते कि हाँ, मेरे से ना दीवार थोड़ा कमज़ोर बन गया, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो दीवार बनाने में नहीं था। मेरा ध्यान जो नीचे एक नर्तकी डांसर जो थी, जो इसने पायल पहन रखी थी, वो छम छम की आवाज़ करती हुई कई बार वहाँ से जो गली है वहाँ से गुजर रही थी। तो मेरा ध्यान वहीं चला गया और इस तरह से दीवार कमज़ोर हो गई। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दीवार कमज़ोर होने की असली जो गुनाहगार है वो नर्तकी है।
तो वो क्या कहते कि वो नर्तकी को मैं जानता हूँ, यही रहती है। तो वो भी अभी बुढ़िया हो चुकी थी, तो उसने क्या किया कि उसको बुला कर लेके आए। वो कांप रही थी, तो उसको पूछा तो कहती हाँ मुझे याद है कि मैं क्यों ऊपर नीचे बार बार आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मैं सोनार के यहाँ जा रही थी। सोनार को मैंने कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे, ज्वेलरी, और वो बार बार टाल रहे थे कि नहीं अभी नहीं हुआ, बाद में आना, थोड़ी देर के बाद में आना, ऐसे। तो इसलिए मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था। तो असली जो गुनाहगार हैं, दोषी हैं, वो है सुनार। तो राजा कहते देखा कि असली तो जो कातिल है या मुजरिम है वो पकड़ा गया, अब सुनार को बुला कर लेके आओ। तो जब सुनार ने सुना कि राजा उसको बुलाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो घर में ही किसी कोने में छुप रहा था, तो उसको लेकर आए। तो फिर वो उसको पूछा गया, तो कहता है हाँ मैंने इसको बार बार आने के लिए कहा था, क्योंकि मैं भी टाल रहा था। किसी ने मुझे, एक अमीर व्यापारी जिसके घर में शादी थी, वो गहनों की बहुत सारी ऑर्डर दे के गया था, और मैं उसी का गहना बना रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि अमीर लोगों के पास में धैर्य नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए मैं इसके जो गहने उसने बनाने के लिए दिए थे नर्तकी ने, उसको मैं टाल रहा था, इसीलिए इसको बार बार आना जाना पड़ रहा था। और इसी के वजह से वो जो दीवार बनाने वाला था, वो आदमी वो दीवार कमज़ोर बना दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो जिसके घर में शादी थी और वो जो मर्चेंट था, व्यापारी, वही असली गुनाहगार है। तो कहा कि जाके उसको पता लगाओ कि किसके घर में शादी थी और किसने गहने बनवाए थे उस समय। तो जब ढूंढने गए तो ये पता चला कि ये वही अमीर व्यापारी है जिसके घर में दीवार गिरी थी और उसकी वजह से चोर मर गया था। तो ये जो पूरा जो घूम के दोबारा फिर से उसी जगह पे आ गया, उसी मर्चेंट के ऊपर दोष आ गया कि उसने ही मारा है। तो वो जो मर्चेंट है वो कहता है कि मैंने तो नहीं बनाया, ये तो मेरे पिताजी ने बनाया था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं तो किसी को तो सजा देना ही है, तो मैं तुम्हें ही सजा दे देता हूँ। तो उसके लिए जो स्टैक बोलते हैं जिससे उसको मारना है, तो वो चीज़ तैयार करते, वो लकड़ी का एक बड़ा लंबा सा होता है, और जो आगे का भाग होता है वो बहुत ही शार्प होता है, उससे मारने का काम आता है। तो वो जब तैयार कर रहे थे तो अब देखा कि जो मर्चेंट है, व्यापारी, वो बहुत ही कमज़ोर है। तो उन लोगों ने बोला कि ये ना ठीक से इससे मारा नहीं जाएगा उससे। तो राजा ने कहा कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, चलो जाओ किसी और को ढूंढ के ले आओ, किसी न किसी को तो मारना है ना, पनिशमेंट देना है, तो किसी और ऐसे आदमी को लेके आओ, मोटे आदमी को, जो यहाँ पे फिट, स्टैक में फिट बैठ जाए। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो नौकर है राजा के, वो ढूंढने चले गए, और ढूंढते ढूंढते उसी शिष्य को ढूंढकर पकड़ कर लेकर आए, जो शिष्य शुरू में कहानी के आया था और वो खा खा के मोटा सांड की तरह हो गया था। वो जैसे ही उसको पता लगता है वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा ऐसे। तो उसको याद आता है कि अरे गुरुजी ने मुझे सही कहा था, यहाँ बेवकूफ़ों के पास नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब वो हाथ जोड़कर अपने गुरु को याद करता है, और तभी गुरुजी को भी उसकी शक्ति से, उसको मैजिक पावर जो होता है विजन का, उससे सब कुछ पता चल जाता है अपने शिष्य के बारे में। वो वहाँ पे तुरंत आते हैं, वो कान में कुछ बोलते हैं उसके शिष्य के कान में, और फिर वहाँ पे जाके राजा को पूछते हैं कि वो लोग, आप तो बहुत ही बुद्धिमान राजा हैं, तो कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? तो ऑब्वियसली गुरु बड़ा होता है, राजा ने भी कहा। तो कहते कि ठीक है, तो ये जो सजा है, पहले मुझे मारो, उसके बाद मेरे शिष्य को मारो। तो शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे मरने दीजिए, पहले मैं मरूंगा। तो इस तरह से दोनों में लड़ाई जैसे हो जाता है। तो राजा आश्चर्य हो जाता है कि मरने के लिए लड़ रहे हैं लोग, क्या बात है, क्या इसमें रहस्य है? तो वो गुरुजी को पूछते हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं कि वो सबसे अलग ले जाकर राजा को बताते हैं कि किसी को मत बताइएगा, लेकिन ये जो आपने हथियार बनाया है, स्टैक है, ये भगवान का स्टैक है, और इसमें अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है इससे, तो कोई मरा नहीं है। तो जो पहली बार मरेगा भगवान के स्टैक से, तो वो दोबारा राजा बनेगा, दोबारा जब जन्म लेगा तो वो राजा ही बनेगा। और दूसरी बार जो मरेगा इससे, उससे वो आदमी मंत्री बन जाएगा। तो आप ये बात किसी को मत बताना।
ये सुनते ही राजा ने क्या किया, उस समय जो सजा थी उसको टाल दी, कहा कि किसी और दिन सजा दी जाएगी। और इस तरह से उसने अपने मंत्री को बुलाया और सलाह किया, डिस्कशन किया कि क्या किया जाए, क्योंकि हम राजा हैं और अगर वो मर जाएंगे तो वो फिर से राजा बन जाएंगे, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो फिर वो जाके जो जेल में गुरुजी और शिष्य को रखा था उसको वहां से निकाल दिया, और जो मारने वाले थे, सजा देने वाले जो लोग थे, उनके पास जाके बोला कि रात को जो भी तुम्हारे पास आगे आएगा, पहले आएगा, उसको पहले मारना, और जो बाद में आएगा उसको बाद में मारना, और इसमें कोई गलती मत करना। और इस तरह से क्या हुआ कि स्वयं राजा मरने के लिए तैयार होके रात को ही चले गए पहले, और उसके बाद उसके मंत्री गए। सुबह जब क्या हुआ कि सबने देखा कि उनकी जो डेड बॉडी है वो बाहर फेंकी हुई है। ये जो वल्चर और क्रो होता है, कौवा और चील, उसको सब लोग खाने के लिए, उसकी डेड बॉडी को खाने के लिए आए हैं। तो ध्यान से देखा तो अरे ये तो राजा और उसके मिनिस्टर लोग हैं। सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मरने वाले नहीं थे, ये राजा मर गए और मंत्री मर गए और जो गुरु थे और शिष्य वो तो जिंदा ही हैं। तो सब लोग शोक मनाते रहे, फिर सोचने लगे कि हमारे देश का अब क्या होगा, राज्य का क्या होगा। तब सबने अचानक सोचा कि अरे ये गुरुजी और ये जो दो हैं, इन्होंने सारा कुछ किया था। और वो लोग तब तक क्या कर रहे थे कि ये दोनों बिना बताए किसी को चुपचाप से वहां से निकलकर जा रहे थे। तो सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, बोला कि हमारे देश में कोई राजा नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, तो आप लोग बन जाइए। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत बातें चर्चा होने के बाद फिर अंत में गुरु जी है वो मान गए कि वो राजा बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक कंडीशन पे, एक पर ही हम राजा बन सकते हैं, कि जो पुराना जो आपके यहाँ नियम चलता था कि रात को दिन और दिन को रात की तरह जिएंगे, ऐसा नहीं होगा, और ना ही किसी भी सामान का दाम एक ही रुपए होगा। तो सब लोग वहाँ पे मान गए, और फिर इस तरह से एक बहुत ही बुद्धिमान राजा और उसके साथ में बुद्धिमान मंत्री उस राज्य में राज्य करने लगे। ये तभी संभव हो सका कि गुरुजी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि किस तरह से उनको समझाया जाए, क्योंकि उनको अगर सीधे सीधे कहेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं। इसलिए इस कहानी का अंत भी बहुत अच्छा ही हुआ।